हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिन की शुरुआत हो गई है। बेटे को मैंने स्कूल भेज दिया है और मैं भी मंदिर से पूजा करके आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे पिछले व्लॉग में कुछ बातें हमारी अधूरी रह गई थी, तो चलिए इस व्लॉग में उसको पूरा करते हैं। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड ने एक छोटी सी बात पर मुझे कितनी बुरी तरीके से मारा और रूम से बाहर निकाल दिया, मेरा फोन भी तोड़ दिया। मैं नीचे आई, मैंने आंटी से फोन मांगा, फोन तो उन्होंने दे दिया, पर मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मेरा माइंड एकदम सुन हो चुका था। बहुत देर बाद मुझे अपने घर वालों का नंबर याद आया, मैंने कॉल करी, कॉल करके अपने घर वालों को सारी बात बताई। तो वो रात को ही चल दिए और सुबह पहुंच गए। पहुंचने के बाद में फिर वो हमें जहां मेरा मायका है वहां लेकर आए। मेरे हस्बैंड के जो मेरे ससुर जी हैं उनको कॉल करके बुलाया, तो मेरे ससुर जी अपने साथ अपने दो फ्रेंड को लेकर आए और हमारी तरफ से भी कुछ आदमी थे। बैठ के बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद में सबको पता चल गया कि ये लोग गलत हैं। तो वहां पे इनके पिताजी ने मेरे हस्बैंड का साथ छोड़ दिया, क्योंकि उनको पता था अगर ये एफआईआर कर देगी तो ये तो जेल जाएगा, साथ में हम भी फंसेंगे। तो वहां पे मेरे हस्बैंड को लगा कि मैं इन्हीं की वजह से अपनी बीवी से लड़ता था और इन्होंने ही मेरा साथ छोड़ दिया। तो वो रोने लग गए और उन्होंने फिर माफी मांगी कि मैंने बहुत गलत किया है और क्या आगे से ऐसा नहीं करूंगा। तो लोगों ने कहा कि अभी देखो मामला गर्म है, तुम 10 दिन बाद इसको ले जाना। तो मेरे हस्बैंड चले गए। फिर मेरे को लगा कि चलो अब सब सही होगा, शायद अब सब अच्छे से रहेंगे मेरे हस्बैंड मेरे साथ। एक दिन बाद ही मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल करके कहा कि मैंने व्हाट्सएप पे कुछ भेजा है, तुम देखो। और जैसे मैंने व्हाट्सएप खोला और मैंने उनको कॉल करी, उनका नंबर बंद आ रहा था। तो जो व्हाट्सएप पे उन्होंने मुझे जो भी एक पेपर पे लिखा हुआ था बहुत कुछ, उसमें लिखा था कि मेरा सिर्फ इस पर हाथ उठा था और इसने अपने घर वाले बुला लिए और इसके घर वालों ने आके मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा। मतलब पूरी कहानी घुमा दी। जो इन्होंने किया वो उल्टा मेरे मेरे और मेरे घर वालों के ऊपर डाल दी। अपने घर की सारी बातें छुपा के सारी गलतियां मेरे ऊपर डाल दी वहां पे। फिर उसके बाद में इन्होंने लिखा था कि मेरा सिर्फ इस पर हाथ उठा था। हाथ उठने का मतलब होता है एक या दो थप्पड़ मारना। इन्होंने इतनी बुरी तरीके से मारा कि मेरी नोज पिन, मेरे इयर रिंग्स, मतलब ये भी टूट गए, मेरे कपड़े भी फट गए। इतनी बुरी तरीके से मारा कि मेरा माइंड पूरी तरह सुन हो चुका था। मैं इतनी डर गई थी। पूरी रात में वॉशरूम, हर 5 मिनट में वॉशरूम, हर 5 मिनट में वॉशरूम। इतना डर गई थी मैं, इतना डर गई थी। इतनी बुरी तरीके से मारा कि अगर मेरे कहीं भी इधर उधर लग जाती, या तो मैं कोमा में चली जाती, पागल हो जाती या मर जाती। इसको अटेम्प्ट टू मर्डर कहते हैं, जिस तरह इन्होंने मुझे मारा। और जब मेरे घर वाले आए थे तो आने के बाद में ऐसा तो है नहीं कि किसी की बेटी को तुमने मार दिया तो वो आएंगे, तुम्हें फूलों का हार पहनाएंगे, तुम्हारी आरती करेंगे। गुस्सा तो दिखाएंगे ना, गुस्सा तो दिखाएंगे। मैंने अपने घर वालों को वहां रोक दिया, क्योंकि मैं इस आदमी से इतना प्यार करती थी कि मैं बिल्कुल भी इसे कोई कुछ बोले मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी ये चीज। तो मैंने इतना पीटने के बाद भी अपने घर वालों को रोका कि कुछ मत बोलो इससे, ठीक है। फिर बैठ के बातचीत हुई तो ये सुसाइड नोटिस छोड़कर चले गए। अभी तक इन्होंने मुझे मारा, मैंने 100 नंबर पे भी फोन नहीं करा। पुलिस कोर्ट कचहरी तक मैं जाना ही नहीं चाहती थी। मेरे साथ इतनी चीजें गलत हो रही थी, मैं जाना ही नहीं चाहती थी। मुझे पता था कि अगर मैं पुलिस का सहारा लूंगी, मतलब लोगों को अगर बात बताने में ही ये मेरे साथ इतना गलत करता है, अगर मैं पुलिस तक पहुंच गई तो फिर तो मेरा घर ही टूट जाएगा। मेरे को बस इसी चीज का डर था। और कहीं ना कहीं लव मैरिज हुई थी तो मुझे इतना प्यार भी था अपने हस्बैंड से, तो मैं चाहती भी नहीं थी कि ऐसा कुछ हो। तो सुसाइड नोटिस छोड़कर ये चले गए। मैंने तुरंत अपने जहां हम रहते थे वहां फोन करा। मैंने पूछा कि कहाँ गए हैं, तो उन्होंने बताया कि अभी गए हैं, स्कूटी लेकर गए हैं। उस टाइम मेरे हस्बैंड के पास स्कूटी थी, कि स्कूटी से गए और एक लड़का भी साथ में था। तो मैं समझ गई, मेरे हस्बैंड के कंपनी में ही एक लड़का जॉब करता था, उनका जूनियर था। मुझे लगा कि वही होगा। मैंने उसे फोन करा, उसने मुझे बताया कि हाँ अभी सर को मैं बस में बिठा के आया हूँ और सर 2-3 दिन के लिए घर पर गए हैं, ऐसा बोलकर गए हैं। मैंने कहा अच्छा। तो वहां तो ये अपनी कंपनी में तो कुछ बताएंगे नहीं कि मैंने अपनी बीवी के साथ ऐसे ऐसे किया, क्योंकि वहां तो जॉब करते हैं, वहां तो अपनी इमेज बनाकर ही रखेंगे वो। तो उन लोगों को तो कोई सच्चाई पता नहीं थी। फिर उसके बाद में मेरे को लगा यार बैग लेकर गए हैं। मैंने इनके घर पे फोन करा, इनके घर वाले
इनके पिताजी अलग ही ड्रामा कर रहे हैं कि हमें नहीं पता, इमोशनल तरीके से बातें कर रहे हैं, हमें नहीं पता कहाँ चला गया, और फोन भी नहीं लग रहा, मैं तो अंबाला तक देख कर आया हूँ उसे। तो उसके बाद में इनके पिताजी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी थाने में। फिर उसके बाद फिर जब, अब बताइए कि जब सुसाइड नोटिस छोड़ गया, मरने का जिम्मेदार मुझे और मेरे परिवार को बता के चले गए, तो अब हम थाने में जाएं या ना जाएं, आप बताइए। मरता क्या नहीं करता, तो मुझे जाना ही पड़ा थाने में। मैंने एफआईआर दी, इन्होंने जिस तरीके से मुझे मारा सब कुछ मैंने बताया, मेरा मेडिकल हुआ। और उसके बाद में जब ये सुसाइड नोटिस छोड़ के चले गए थे तो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था हमारा एक फैमिली, उसमें मेरे मैसेज आ गया था कि इस नंबर से ये नंबर चेंज हो गया। उस ग्रुप में मेरे हस्बैंड भी ऐड थे कि मेरे हस्बैंड का जो नंबर था इस नंबर से इस नंबर पे चेंज हो गया है। और वो नंबर मैंने सर्च करके जब देखा तो वो जम्मू कश्मीर का बता रहा था। फिर उसके बाद में जो मेरा मोबाइल था वो पहले मेरे हस्बैंड ही चलाते थे, उन्होंने अपना पुराना फोन चलाकर मुझे दिया था। तो मैंने जब उनकी जीमेल और पासवर्ड कहीं एक जगह शो हो रहा था तो मैंने वहीं डालकर जीमेल पे पासवर्ड भी डालकर आईडी खोलकर देखी तो ओपन होगी। तो वहां पे फोटो, लद्दाख की फोटो और वीडियो बना रखी थी इन्होंने। ये लद्दाख में घूम रहे थे सुसाइड नोटिस छोड़कर, और उसमें इन्होंने पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई किया था, उस चीज का भी मैसेज आया हुआ था जीमेल पे। और एक इन्होंने डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर करा अपने घर पे, तो वो भी मैसेज आया हुआ था। मतलब बंदा मुझे इतना, अब आप सोच लो किस हद तक ये आदमी गिर सकता है, सुसाइड नोटिस छोड़कर जो लद्दाख गया है घूमने। फिर जब थाने वालों ने मेरे हस्बैंड के नंबर पे कॉल करा तो नंबर बंद आ रहा था, तो उन्होंने मेरे ससुर का नंबर लिया, उस नंबर पे कॉल करा तो उन्होंने कहा, कल उन्होंने बुलाया मेरे ससुर को। तो जब मेरे ससुर जी आए साथ में मेरे हस्बैंड को भी लेकर आए, मेरे हस्बैंड भी आए और दो दोस्त लेकर आए थे। जिन दोस्त लेकर आए थे मेरे हस्बैंड के दो, मेरे फादर इन लॉ के फ्रेंड्स थे दो, उनको लेकर आए थे। उनको इन्होंने ये बताया कि मैंने तो इसको मारा ही नहीं। वो मुझसे कहते हैं कि अगर इसने तुम्हें मारा तो तुमने 100 नंबर पे फोन क्यों नहीं किया। 100 नंबर पे फोन ना करने के बाद भी इस आदमी ने इतना ड्रामा कर दिया कि सुसाइड नोटिस छोड़ के लद्दाख चला गया। लद्दाख जाने के बाद भी सिम भी खरीद ली, सिम खरीदी तो व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया, डोमिनोज से पिज्जा भी ऑर्डर कर रहा है ना, ब्लॉगिंग भी कर रहा है, वहां पे वीडियो भी बना रहा है। तो अब आप ये सोचो कि इतना ड्रामा करने के बाद सिर्फ ये कि लोगों में मैं गलत साबित हो गया, अब मैं अच्छा बन जाऊं और इसे गलत साबित कर दूं, सिर्फ इसीलिए इतना ड्रामा करा। तो वो कह रहे 100 नंबर पे फोन क्यों नहीं करा। तो भाई मैं तो अपना जो लोगों को बताने में जिसने इतना ड्रामा कर दिया, अगर मैं 100 नंबर पे फोन कर देती तो ये तो सीधे मेरे को छोड़ ही देता। और मुझे इसी चीज का ही डर था, इसी चीज का ही डर रहता था, और मैं इसी चीज से डरती थी कहीं मेरा घर ना टूट जाए, क्योंकि हर औरत को पता होता है ना कि उसका पति कितना प्यार करता है उससे। तो मुझे भी इसी चीज का डर रहता था कि कहीं घर ना टूट जाए, क्योंकि धमकी मुझे दी जाती थी, मैं तुझे तलाक दे दूंगा, मैं तुझे छोड़ दूंगा, तू तो मेरे बिना रह ही नहीं सकती। तो हर लड़ाई के बाद मैं इन्हें कॉल करती, मैं झुकती, सही होने के बावजूद भी, ये गलत होने के बावजूद भी मैं हर बार इनके आगे झुकती। तो इनको तो पता था कि मेरे बिना रह ही नहीं सकती, और इनके घर वाले भी अपने बेटे को अपनी साइड करके, मतलब मेरी कमजोरी ही, एक पत्नी की कमजोरी क्या होती है, एक पत्नी की ताकत उसका पति होता है, कमजोरी भी उसका पति होता है। तो ये लोग मेरे पति को ही अपनी साइड कर लेते थे, हर बार मेरे पति से ही हर गलत काम करवाते थे, ताकि पहले तो ये खुद ही करते थे, जब इन्हें पता चल गया कि लोगों में गलत साबित हो गए कि माता पिता बेटे बहू की जिंदगी में इंटरफेयर करते हैं, तो इन्होंने फिर पीठ पीछे बेटे को सिखाना शुरू कर दिया, बेटे से करवाते थे सारे काम। फिर उसके बाद में ये जब एसओ ने इन फोन करा, एसओ सर ने फोन करा, इन मेरे बुलाया, तो उन्होंने कहा कि बैठ के बातचीत कर लीजिए। जब बैठ के बातचीत हुई तो इन्होंने कहा कि मैं दिवाली के बाद ले जाऊंगा। दिवाली 7-8 दिन बाद दिवाली थी, तो ये चले गए। जाने के बाद में इन्होंने जाने के बाद 4-5 दिन बाद मेरे पास महिला हेल्पलाइन से फोन आया। उन्होंने कहा कि आपकी काउंसलिंग है, और मैंने पूछा कि मेरा नंबर कैसे मिला आपको। उन्होंने बताया कि आपके हस्बैंड ने आपका नंबर दिया है,
और मैंने कहा उनसे आपकी बात हुई? कि पहले मेरे हस्बैंड को फोन किया, मेरे हस्बैंड को बताया कि आपकी काउंसलिंग है, फिर मेरे हस्बैंड ने मेरा नंबर दिया, जबकि हमारा समझौता हो चुका था। इन्होंने बोला कि मैं दिवाली के बाद ले जाऊंगा, ये उन्हें बता सकते थे कि हमारा मैटर सॉर्ट आउट हो चुका है, पर उन्होंने मेरा नंबर दिया थी। मुझे तो यही लोगों ने बताया कि वहां भी समझौता होता है, और मैं वहां समझौता ही करने गई थी, अपना घर ही बसाने गई थी। ये वहां भी वकील ले आए। महिला हेल्पलाइन में मैंने नहीं डाला, जो थाने में मैंने एफआईआर दी थी तो थाने वालों ने ही महिला हेल्पलाइन में डाला था। इन्होंने कहा ये महिला हेल्पलाइन तक पहुंची है, अब हम इसको नीचा दिखाने के लिए हम कोर्ट तक पहुंचेंगे, तो इन्होंने कोर्ट से भी नोटिस भिजवा दिया। फिर महिला हेल्पलाइन में भी ये वकील लेकर आ गए, और वकील लेकर आ गए, और वहां भी इन्होंने मुझे रखने से मना कर दिया। फिर उसके बाद में ऐसी 3 काउंसलिंग हुई महिला हेल्पलाइन में, मुझे रखने से मना कर दिया। कभी कह दिया कि रखूंगा, पर साथ में नहीं रखूंगा, गांव में रखूंगा, चाचा के घर पे रखूंगा। ऐसे आनाकानी करते करते 3 काउंसलिंग होगी। 3 के बाद फिर एसडीएम ऑफिस में भी काउंसलिंग हुई, वहां भी इन्होंने मना कर दिया। फिर ऐसे हमारा केस कोर्ट में चला गया। कोर्ट में जाने के बाद 1 साल में अपने मायके रही, 1 साल में कोई तारीख नहीं पड़ी। इन्होंने जो मेरे मायके की जो पुलिस थी, थाना था, वहां भी पैसे खिलाए पुलिस वालों को, और जो मेरी वकील थी, उस वकील था, उसको भी पैसे खिलाए इन्होंने खुद ये बात मुझे खुद बताई थी, और मेरी एक भी तारीख नहीं लगने दी। मेरा वकील मुझे यही कहता था, मैम कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से डेट पोस्टपोन हो गई है, एक भी तारीख नहीं लगी। फिर उसके बाद लॉकडाउन आ गया, कोरोना चल गया, लॉकडाउन लग गया, तो सारी फाइल ही पेंडिंग थी। तो मैं अपने हस्बैंड को फोन करती थी, तो इन्होंने मेरे सारे नंबर ब्लॉक कर दिए। जिस नंबर से मैं ब्लॉक कॉल करती थी, मेरे फैमिली के सारे नंबर ब्लॉक, मुझसे कोई बातचीत सब बंद कर दी। और मैं अपने रिश्तेदारों से या अपने ताऊजी से फोन करवाती थी कि समझाओ, आपके ऐसे घर ना तोड़े, उनसे बोलो। तो वो यही कहते थे कि मैं इसे अब अच्छे से सबक सिखाऊंगा, इसने ये ये पुलिस तक गई है, मैं इसे अच्छे से बताऊंगा, ये ऐसे ही बोलते थे। तो फिर उसके बाद में मैं इतनी परेशान, 1 साल मैं पागल हो गई थी, क्योंकि लव मैरिज हुई थी यार, और कौन रह सकता है लव मैरिज करके कि ऐसा दिन भी आएगा। इतनी बुरी मेरी हालत हो गई थी, मैं इतनी बीमार हो गई थी, मैंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया, मैं अपने घर में किसी से भी बात नहीं करती थी। इतनी मैं डिप्रेशन में चली गई थी कि मेरे आस पड़ोस के लोग भी मुझे देखकर रोया करते थे कि लड़की ने क्या अपनी हालत कर ली। फिर ऐसे ही मैं इनको फोन करती थी, बात नहीं करते थे, तो मेरे सारे नंबर ब्लॉक कर दिए थे। तो फिर मैंने भी सोचा कि जो कोर्ट में होगा, जो फैसला होगा हो जाएगा, मैं भी अपनी तरफ से फोन नहीं करूंगी, मैं भी कब तक झुकती रहूं। घर तो दोनों का है ना, दोनों ही चलाएंगे तभी चलेगा, एक के चलाने से नहीं चलेगा। तो मैंने भी कॉल करनी छोड़ दी। तो कुछ महीने बाद, 5-6 महीने बाद, मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करी अपनी मम्मी के नंबर से, नंबर ट्रू कॉलर से। मम्मी का नंबर भी ब्लॉक कर रखा था, पर ट्रू कॉलर से कॉल लग गई थी, तो मैंने कॉल करी, उन्होंने मुझसे अच्छे से बात करी। मुझे भी लगा कि अब सब सही हो गया, शायद इन्हें भी अपनी गलती का पश्चाताप है और ये सब कुछ सही करना चाहते हैं। तो इन्होंने मुझसे कहा कि इन्होंने मुझसे 10 दिन बाद बात करी बहुत अच्छे से। इन्होंने मुझसे कहा कि तुम अपनी मम्मी के नंबर से फोन मत किया करो, अपने नंबर से फोन किया करो। और मैं इनसे बात करके ही बहुत खुश थी। इन्होंने कहा था मैं मिलने आऊंगा तुमसे और हम नैनीताल चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपने घर पे बताया, मैंने कहा मम्मी अब सब सही है, मुझे लगता है कि इन्हें भी अपनी गलती का पछतावा है। तो मेरी मम्मी ने कहा कि ऐसा, तुम अगर नैनीताल जा रहे हो तो थाने में एक एप्लीकेशन दे जाना कि ऐसे ऐसे करके हम जा रहे हैं, और इससे कल को उसकी फैमिली पर भी कोई बात नहीं आएगी, हमारे ऊपर भी कोई बात नहीं आएगी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मम्मी ऐसे कह रही हैं। तो इन्होंने कहा कि तुम्हें अपने घर वालों से क्या मतलब, तुम्हें मुझसे मतलब है या उनसे मतलब है? मैंने कहा मुझे आपसे मतलब है। तुम्हें मेरे साथ रहना है या उनके साथ रहना है? मैंने कहा मुझे तो आपके साथ रहना है। तो उनकी बातों में क्यों आ रही हो, उनकी बात क्यों सुन रही हो? जैसा मैं कहूंगा वैसे ही करो। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अपनी मम्मी से कहा, मैंने कहा मम्मी वो मुझसे मिलने आ रहे हैं और मैं तो जाऊंगी,
मुझे भी लग रहा है कि वो झूठ नहीं बोल रहे, उन्हें भी, वो भी सब कुछ सही करना चाहते हैं, वो भी घर बसाना चाहते हैं, और मैं जाऊंगी, मैंने अपनी मम्मी से कहा। तो उसके बाद में ये आए, इन्होंने कहा कि मैं एक दिन अपने घर पे रुकूंगा रात, अगले दिन तुम्हारे पास आऊंगा, फिर हम चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। अब इन्होंने अपने घर पे आए, इनके घर पे पता नहीं था कि मुझसे बात कर रहे हैं 10 दिन से। इन्होंने अपने घर पे बताया कि मेरी ज्योति से बात होती। इनके पिताजी ने बोला तेरी हिम्मत कैसे हुई उससे बात करने की, हमारी बिना मर्जी के तू उसको कैसे लेकर आएगा, तू उसके साथ कैसे जाएगा, उससे मिलने की तूने सोची कैसे हमारी बिना मर्जी के। और मैं इंतजार में बैठी थी कि मेरे हस्बैंड आएंगे मुझसे मिलने के लिए। समझ जाओ कितनी खुशी होगी, 1 साल बाद मैं अपने हस्बैंड से मिल रही थी, तो मेरे दिल में कितनी तड़प थी। तो इन्होंने वापस, मैंने फोन करा कि कहाँ पहुंच गए, जरा पूछती हूँ कितनी देर में आ रहे हैं। इन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया वापस, और मैसेज छोड़ दिया कि जैसा मेरा परिवार कहेगा वैसा ही मैं करूंगा। उसके बाद में मतलब मेरे दिल में जो 10 दिन बात करी थी इन्होंने, एक उम्मीद जगाई थी, मुझे लगा कि अब सब सही हो जाएगा, अब हम अच्छे से रहेंगे, इन्होंने वापस वो उम्मीद तोड़ दी।